हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्विटर। फ्रेंड्स, हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसी की सीरीज़ में आज हम देखेंगे पैराबोलिक सिग्नल के बारे में। फ्रेंड्स, हम इसको पैराबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई जगह आपको पैराबोलिक फंक्शन भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पैराबोलिक फंक्शन या पैराबोलिक सिग्नल होता क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ टी। और अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करें तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन करेंगे पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। दैट मीन्स जो हमारा पैराबोलिक सिग्नल होता है ये एग्जिस्ट कर रहा है टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, और टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो ए है, ये ए क्या है? ए है हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, और टी क्या है? ये एक मतलब टाइम है जिसके साथ ये वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट पैराबोलिक सिग्नल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि लिखा हुआ है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, दैट मीन्स इसमें जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा? हमारा 1 होगा। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, है ना। तो जो हमारा यूनिट पैराबोलिक सिग्नल होता है इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ टी फॉर या इन केस ऑफ सी टी दैट मीन्स कंटिन्यूस टाइम डोमेन। ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय P of n in case of discrete time domain। ठीक है, तो अब हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है? P of t in continuous time domain। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है इसका? CT में। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में P of t को हम कैसे डिफाइन करते हैं? P of t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 when t is greater than equal to 0 and 0 when t is less than 0। ठीक है, और अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये हमारी दो एक्सिस हो गई, ये हमारी t और ये क्या हो गया? हमारा p ऑफ t। ठीक है, ये हमारा 0 है। हम कुछ वैल्यूज़ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने वैल्यूज़ एज्यूम की 1 2 3 4, यहाँ पे भी हमने मान लिया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमने t इज इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पे हमने 0 रखा तो क्या आ जाएगा? हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगी। दैट मीन्स 0 पे हमारा सिग्नल सिर्फ 0 पे ही है ना। नेक्स्ट, अगर हमने t इज इक्वल टू 1 रखा, t इज इक्वल टू 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 और 1/2 यानी 0.5। क्या मिलेगा? 1/2 या 0.5। तो ये कहाँ मिल जाएगा हमें? ये लगभग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया, 2 रखने पे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 और 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2। तो हमें 2 पे क्या वैल्यू मिली? ये वैल्यू मिली हमें 2। नेक्स्ट, हमने t इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9/2 दैट मीन्स 4.5। ठीक है, तो 4.5 हमें कहाँ मिलेगा? 4.5 मिलेगा हमें लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा पैराबोला का? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है हमारा ग्राफ ऑफ पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है t स्क्वायर बाय 2 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। और जो नेगेटिव साइड है यहाँ पे हमारा pt क्या है? p ऑफ t हमारा 0 है। क्यों?
क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स टी इज़ लेस देन ज़ीरो के लिए हमारा जो सिग्नल है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में पैराबोलिक सिग्नल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल को। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, है ना। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, पी ऑफ टी इज इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, माय मिस्टेक, पी ऑफ एन इज इक्वल टू n square by 2 when n is greater than equal to 0 and 0 when n is less than 0। ठीक है, तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी हमारा जो पैराबोलिक सिग्नल है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे कि इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, दो एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये हमारी n हो गई और ये हमारी p ऑफ n हो गई। अब हमने कुछ वैल्यूज एज्यूम कर ली, 0 हो गया, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया 1 2 3 एंड 4। अब फिर से हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, n इज इक्वल टू जब हमने 0 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। फिर n इज इक्वल टू हमने 1 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी हमें 1/2 या 0.5, है ना। फिर नेक्स्ट हमने n इज इक्वल टू 2 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 4/2 दैट मीन्स 4/2 दैट मीन्स 2, है ना। फिर n इज इक्वल टू हमने 3 रख के देखा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9/2 दैट इज 4.5। तो अब जो डिस्क्रीट ग्राफ है वो कैसे बनेगा हमारे पैराबोलिक सिग्नल का, देखिए 0 रखा तो क्या मिली 0, 1 रखा तो क्या मिली 0.5, फिर 2 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिली 2, फिर 3 रखा तो हमें क्या वैल्यू मिली 4.5। ठीक है, तो सिंपली ये कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। 0 पे हमारी 0 है, 1 पे हमें 0.5 मिला, 2 पे हमारा क्या मिला 2 मिला और 3 पे हमें क्या मिला 4.5 मिला। ठीक है, तो क्या हो गया है इसका डिस्क्रीट टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन यूनिट पैराबोलिक सिग्नल का। तो क्या है, ग्राफ ऑफ पैराबोलिक फंक्शन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, है ना। और यहाँ पे पी टी हमारा क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करा। एक सेकेंड, पी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि n इज लेस देन के लिए 0 के लिए क्या है हमारा फंक्शन 0 है। तो ये हमने दोनों देख लिए, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन एंड यूनिट पैराबोलिक सिग्नल इन कंटिन्यूस टाइम डोमेन। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे किस किस के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन पैराबोलिक फंक्शन एंड रैम्प सिग्नल के बीच में, है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो हमारा पैराबोलिक फंक्शन है, ये तो अभी हमने देखा कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको, पी ऑफ टी इज इक्वल टू t²/2 when t is greater than equal to 0 and 0 when t is less than 0, है ना। और हम यूनिट रैम्प सिग्नल के बारे में भी जानते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, r ऑफ t इज इक्वल टू t when t is greater than equal to 0 and 0 when t is less than 0, है ना। ठीक है, तो अब हम जैसे कि देख रहे हो आप कि जो हमारा पैराबोलिक सिग्नल है ये भी किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। सिमिलरली जो हमारा रैम्प सिग्नल है वो भी किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो हम रैम्प सिग्नल की हेल्प से पी ऑफ टी को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर हम जो हमारा आर ऑफ टी है इसको क्या करें, इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू टी। दैट मीन्स जो हमारा आर ऑफ टी है इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ टी मिल जाएगा। कैसे, देखिए, आर ऑफ टी क्या है, आर ऑफ टी है हमारा टी, तो टी डी टी, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ये हमें देगा t²/2। और यही तो हमारा क्या होता है,
यही होता है हमारा पी ऑफ टी, है ना। ये कैसे आया, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आता ही होगा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन का। तो ये क्या आता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1/n, ठीक है, n+1 और नीचे भी n+1 आता है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, है ना। दैट मीन्स हमें क्या पता चला कि अगर हम रैम्प सिग्नल को इंटीग्रेट कर देंगे एक बार टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, पैराबोलिक सिग्नल मिल जाएगा, है ना। और अगर हमें अब पैराबोलिक सिग्नल से रैम्प सिग्नल निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम पैराबोलिक सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, रैम्प सिग्नल मिल जाएगा। कैसे, देखिए, d/dt, पैराबोलिक सिग्नल क्या है हमारा, t²/2, t²/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2t/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, t, और t ही हमारा क्या है, r ऑफ t है, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और किसके लिए, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। तो इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप क्या आया कि अगर हम r ऑफ t को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, p ऑफ t मिलता है। और अगर हम p ऑफ t को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलता है, r ऑफ t मिलता है ना। ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया बिटवीन पैराबोलिक एंड रैम्प सिग्नल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन पैराबोलिक सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल, है ना। तो पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है हमारा, p ऑफ t इज इक्वल टू t²/2 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t इज लेस देन 0, है ना। और यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, ये होता है हमारा 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t इज लेस देन 0, है ना। तो आपको दिख रहा है कि दोनों की लिमिट सेम ही है, दैट मीन्स दोनों एक ही वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स t इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 0 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, सिमिलरली ये भी t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से p ऑफ t को फाइंड आउट कर देते हैं। कैसे, अगर हम u ऑफ t का डबल इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ t मिल जाएगा। देखिए कैसे, पहले हमने एक बार इंटीग्रेशन किया u ऑफ t का, तो हमें क्या मिलेगा, dt के रिस्पेक्ट में, है ना। तो क्या मिलेगा, 1 इंटू dt, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, t, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसको डबल इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमें t मिल गया, दैट मीन्स डबल ऑफ यू टी, डबल इंटीग्रेशन ऑफ यू टी, इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, t²/2, और यही क्या होता है हमारा p ऑफ t। सिमिलरली हम p ऑफ t की हेल्प से u ऑफ t को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें p ऑफ t का, तो हमें क्या मिल जाएगा, u ऑफ t। कैसे, d/dt का एक बार करेंगे हम पहले, तो ये क्या होता है, t²/2, एक बार किया तो हमें क्या मिलेगा, t, ठीक है। फिर अगेन हम एक और बार कर देंगे इसका, p ऑफ t, दैट मीन्स d/dt ऑफ t, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही क्या होता है हमारा, u ऑफ t होता है ना। तो ये भी किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो हमारा रिलेशनशिप क्या निकल के आया कि अगर हम u ऑफ t को डबल इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, p ऑफ t, और अगर हम p ऑफ t को डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, u ऑफ t, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा रिलेशनशिप निकल के आ गया। हमने दोनों रिलेशनशिप निकाल लिए, रैम्प सिग्नल के साथ में और यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ में भी। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के कुछ टॉपिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।